अब शुरू होने जा रही है सेफ्टी मैनेजमेंट की सबसे बड़ी अदालत संजीव मलिक के साथ। सेफ एक्ट टीवी आपका स्वागत करता है सेफ्टी की अदालत में। नमस्कार, सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। ये वो सेफ्टी नहीं जो आपके सामान को चोरी होने से रोकती है, बल्कि ये वो सेफ्टी है जो लोगों को खतरों से आगाह करती है। ये वो सेफ्टी है जो खतरों और दुर्घटनाओं के कारणों को दूर से परख लेती है। आखिर हम कैसी दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं, किन खतरों की बात कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों का जवाब जानने के लिए सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। और इन सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम है मिस्टर प्रभात नारायण। श्री प्रभात नारायण एक सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें सेफ्टी की फील्ड में 15 साल का अनुभव है। श्री प्रभात नारायण T3 मेगा प्रोजेक्ट, भारत का सबसे ऊंचा टावर ATC टावर, DFC परियोजना रिफाइनरी और पावर प्लांट प्रोजेक्ट से जुड़े थे। श्री प्रभात नारायण IIT कानपुर के साथ ICONSA 2015 के दौरान भी जुड़े थे। श्री प्रभात नारायण सड़क सुरक्षा माह 2019 के दौरान विविध भारती रेडियो के साथ भी जुड़े रहे। वर्तमान में डायल फेज 3 के साथ विस्तार परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर प्रभात नारायण जी का। नमस्ते। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया सेफ्टी की अदालत में बात करने के लिए। सेफ्टी के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं अपना कैरियर सेफ्टी के फील्ड में ही बनाया हूँ। तो एक अच्छा मौका है कि आप सवाल किए हैं, मैं उसका जवाब दूँ। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बड़ी टीम होती है और उन्हीं टीम में एक डिपार्टमेंट है सेफ्टी डिपार्टमेंट, HSC डिपार्टमेंट, EHS डिपार्टमेंट या C डिपार्टमेंट, SHE डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जो एक जगह चुनी मिस्टर प्रभात जी ने, तो वही चीज हम पूछना चाहेंगे कि बीटेक और MBA करने के बाद आपने सेफ्टी में आने का ही क्यों सोचा? जब मैं MBA कर रहा था तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं और उस पर काम करने की जरूरत है। टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों रूप में काम करने की जरूरत है। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बिहार का हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। बिहार में क्या होता है कि सब लोग या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, IAS ऑफिसर के लिए जाते हैं, और नहीं तो अपना बिजनेस करते हैं, नहीं तो लीडर से जो बिहार का पॉलिटिक्स है उसमें जाते हैं। लेकिन मैं जा नहीं पाया, IAS बन नहीं पाया, तो मैं सोचा कुछ ऐसा काम करूँ जो समाज में नाम कमाया जा सके। उसके लिए मैंने सेफ्टी फील्ड को चुना। सेफ्टी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। जो हम काम कर रहे हैं वो जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम डॉक्टर नहीं है, हम खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम साइट पे जब हम काम करते हैं तो एक डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। हम इंजीनियर, बहुत सारे लोग इस डिपार्टमेंट इंजीनियर नहीं होते हैं, लेकिन साइट पे जो काम करते हैं एज एन इंजीनियर काम करते हैं। हम मैनेजर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग एज ए मैनेजर काम करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जो इंसाइक्लोपीडिया है हर एक डिपार्टमेंट का। बहुत अच्छी बात सर कि आपने सेफ्टी डिपार्टमेंट चुना। सर एक चीज बताइए, जब साइट के ऊपर कोई दुर्घटना होती है तो वहां पर सुरक्षा विभाग उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है और विक्टिम की वो कहां तक देखभाल करता है सुरक्षा विभाग? जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सेफ्टी डिपार्टमेंट इंसाइक्लोपीडिया फील्ड है। मीन्स हमको सब चीज़ आना चाहिए। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी देखना है, मैकेनिकल सेफ्टी भी देखना है, सिविल सेफ्टी भी देखना है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे BOCW एक्ट के हिसाब से कि उसमें क्या मेंशन है, एक्ट में क्या लिखा है, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि एडवाइस एंड असिस्ट। यानी एज ए सेफ्टी इंजीनियर आप काम कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो आपको एडवाइस भी करना है अपने प्रोजेक्ट टीम को और असिस्ट भी करना है, यानी उनको हेल्प करना है। यहाँ पे जितने भी सेफ्टी ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप अपना रोल सिर्फ आपका एडवाइस नहीं है, आपको असिस्ट भी करना है अपने टीम को, तभी एक अच्छे सेफ्टी इंजीनियर बन के आप निकल सकते हैं। जो हम लोग करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे नई पीढ़ी आ रहे हैं सेफ्टी में, वो लोग भी सेफ्टी का रोल यही समझे कि एडवाइस एंड असिस्ट करें।
मैं ही नहीं, हमारे साथ बैठी ऑडियंस भी ये चीज़ जानना चाह रही है, हमारे दर्शक भी ये चीज़ जानना चाह रहे हैं, ये सेफ्टी होता क्या है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सब लोगों को जानना चाहिए। सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी जो होता है, मेरे घर में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, यहाँ पे जितने आए हैं उनके घर में बच्चे हैं, तो सेफ्टी हर एक जगह है। यदि हम घर से स्टार्ट करें, जब तक हम घर पहुंचते नहीं है तब तक सेफ्टी है। सेफ्टी एवरी प्लेस है। बस आपको सेफ्टी, ये कॉमन सेंस, मैं सेफ्टी को जो डिफाइन करता हूँ एक कॉमन सेंस है। यानी कोई भी काम करने के पहले हमको सोचना है कि इसमें क्या सेफ्टी हैजार्ड हो सकता है, हमको कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे अपने फैमिली को सेव करना है। ये तभी आता है जब अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। सेफ्टी में क्या होता है कि हमको अपना मोटो क्या होना चाहिए कि ना मेरा प्रॉपर्टी लॉस हो, ना मुझे कोई बीमारी हो, ना कोई इंजरी हो। ये मोटो के साथ हमको काम करना है सेफ्टी में। यदि हम तीनों चीज को बचा लेते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारा कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता है, हमको कोई चोट नहीं लगता है, यानी हम इंसिडेंट फ्री हैं, तो यही सेफ्टी है। और सेफ्टी जो स्टार्ट होता है अपने घर से स्टार्ट होता है, जब तक हम घर वापस नहीं आते हैं तब तक चलते रहता है। सर, सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, यदि मैं जाकर कहीं बोलता हूँ गांव में कि मैं सेफ्टी इंजीनियर हूँ, तो लोग क्या बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी वाले हो, कहाँ काम करते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तो उन लोगों को नहीं मालूम है। यदि हिंदी मीनिंग हम देखेंगे दोनों का सेम आता है, लेकिन दोनों का डिफिनेशन अलग है। हमको दोनों समझना चाहिए कि सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है। सेफ्टी में क्या होता है कि अनप्लान्ड इवेंट होता है, जिसमें कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं होता है, उसमें कोई इरादा नहीं होता है, मीन्स अपने आप घटना घट जाती है। यदि हम प्रिकॉशन नहीं ले तो अपने आप घटना घट जाती है। यदि हम, तो उसको सेफ्टी बोलते हैं, जिसमें अनप्लान्ड इवेंट होता है। सिक्योरिटी में क्या होता है कि उसमें इंटेंशन होता है, इरादा पहले से पक्का रहता है, उनको हिट करना है, उनके घर में जाकर चोरी करना है, तो पहले से प्लान किया हुआ रहता है, तो उसके तहत जो काम किया जाएगा वो सिक्योरिटी होता है। इसमें सेफ्टी में प्लान नहीं होता है पहले से, इसमें इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन सिक्योरिटी में क्या होता है कि प्लान होता है, उसमें इंटेंशन होता है, इरादा करके वो काम किया जाता है। यदि किसी नेता को हिट करना है, किसी को मारना है, तो पहले से उसका सिक्योरिटी ब्रीच होता है, यानी सिक्योरिटी को उसको तोड़ा जाता है, तो उसको प्लान किया जाता है कि हाँ उनको हिट करना है, उसके वहां पे बम ब्लास्ट करना है, तो सिक्योरिटी ब्रीच है, यानी उसको प्लान किया गया, कहीं से ही प्लान किया गया, तो उसको प्लान किया गया। यही अंतर है। मतलब आप शॉर्ट में बोल सकते हैं संजीव जी, जो सेफ्टी जो है उसमें अनप्लान्ड इवेंट होता है और इंटेंशन नहीं होता है, इरादा नहीं होता है। लेकिन सिक्योरिटी में होता है, प्लान्ड इवेंट होता है और इंटेंशन होता है, ये उसमें इरादा करके काम किया जाता है। सर, रोड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है? आप बोलेंगे तीनों में सेफ्टी वर्ड लगा हुआ है, मेरे लिए तो तीनों सेम है। यदि पर्सनली मेरे से बात करेंगे, मेरे लिए तीनों सेम है, क्योंकि सब जगह उतना ही हजार्ड है। लेकिन इंडिया का जो रोड का कंडीशन है, और अभी हम जनवरी में हम जानते हैं कि रोड सेफ्टी मंथ भी मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हम बोल सकते हैं कि रोड को लेके हमको ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। रोड सेफ्टी को लेके एवरी 4 मिनट में एक फैटिलिटी होती है रोड पे इंडिया में। जैसे अभी हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है इंडिया में, लेकिन कोविड से जितने लोग नहीं मरे हैं पिछले 10 महीना में, उससे ज़्यादा रोड पे लोग मरे हैं। तो उस पर हमको काम करने की जरूरत है, रोड सेफ्टी को लेके काम करने की जरूरत है। तो रोड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों में एक है, तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड करके रखा है, अलग अलग मंथ मनाया जाता है। जैसे हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, ऐसे नेशनल सेफ्टी मंथ मनाते हैं हम लोग 4 मार्च को, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी होता है मेनली फैक्ट्री में होता है, वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, वो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, और हम जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं वहाँ पे ही अप्लीकेबल होता है। लेकिन सेफ्टी सब जगह है, अभी सब जगह करने का है, अपने अपने रूल के हिसाब से करने का है, जहाँ पे जो रूल अप्लीकेबल है। सर,
एक चीज़ बताइए, जब सेफ्टी डिपार्टमेंट एज पर BOCW एक्ट के उससे चलता है, रूल्स के हिसाब से चलता है, तो ये BOCW एक्ट और फैक्ट्री एक्ट ये क्या होते हैं? इसके बारे में हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए। हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानने के बहुत इच्छुक हैं कि BOCW एक्ट और फैक्ट्री एक्ट ये क्या होता है। BOCW एक्ट जो पहले, मैं इसका थोड़ा जैर में जाना चाहता हूँ रूट कॉज में कि कब आया, क्यों आया। BOCW एक्ट जो है आया 1996 में इंडिया में। इसमें क्या हुआ कि पहले जब जो अपने मेरे सीनियर जो बतलाते हैं, जो पहले काम चलता था निर्माण का, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है खेती पे है, खेत, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसके बाद जो मिलता है निर्माण क्षेत्र में है। अभी इंडिया में 20 करोड़ के लोग आसपास इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा घटनाएं घटती थी जिसका कोई लिमिट नहीं था। मीन्स डे बाई डे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर, हाइट वर्क को लेकर कुछ ना कुछ घटनाएं घटते रहती थी साइड पे, जो मेरे सीनियर्स बोलते हैं। तो उसके हिसाब से एक गवर्नमेंट में जो भी रूल बना, उसमें एक BOCW एक्ट आया कि निर्माण क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं वहाँ पे कैसे दुर्घटना को रोका जाए, कैसे कंपनियां को टाइट किया जाए कि दुर्घटना रुके और उनके ऊपर फोर्स आए कि सेफ्टी को पालन करें। कि पहले क्या था कि फैक्ट्री एक्ट था जो 1948 से लागू हुआ। उसके तहत जितने फैक्ट्री हैं वहाँ पे काम होते थे, उसमें सेफ्टी ऑफिसर भी होते थे और वो लोग सेफ्टी को फॉलो करता था। लेकिन इस क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में ऐसा कोई भी रूल नहीं था, जिसके चलते जो इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट हुए, अनलिमिटेड होते चले गए डे बाई डे। लेकिन जब ऐसा रूल गवर्नमेंट ने पास किया, उसके बाद आप भी देख रहे होंगे संजीव जी कि उसके बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है सेफ्टी को लेके। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम जो अभी अपना तुलना जो कर रहे हैं सेफ्टी को लेके, जो भी मेगा प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट मैंने किया है, आइकॉनिक प्रोजेक्ट किया है, उसमें अपना तुलना हम दुबई, गल्फ जैसे कंट्री से भी आगे हम लोग हैं सेफ्टी के फील्ड में। क्योंकि उनका जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी रेट, सिविरिटी रेट का, उससे अच्छा अपना रेशियो मेंटेन है। सर, BOCW एक्ट और फैक्ट्री एक्ट, तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि ये क्या है। फैक्ट्री एक्ट, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ रहती हैं, एस्टेब्लिश रहती हैं, वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट अप्लीकेबल है। ओके, मतलब ये गवर्नमेंट ने दोनों एक एक्ट बनाए हैं, एक फैक्ट्रियों के लिए, और एक निर्माण क्षेत्र के लिए। यस, ठीक सर। पहले क्या था कि BOC फैक्ट्री एक्ट ही लागू था इनडायरेक्ट रूप से, जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं निर्माण क्षेत्र में। लेकिन नया रूल आया 1996 में, उसमें ही अलग से सेपरेट डिवीजन बन गया कि आपको BOCW एक्ट लागू करना है। जहाँ पे 10 से ज्यादा वर्कर एक साथ काम करते हैं, वहां पे BOCW एक्ट लागू है। अभी आपने कुछ जिक्र किया सर कि रोड सेफ्टी मंथ होता है और एक नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च होता है। तो नेशनल सेफ्टी डे जो होता है वो नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उसकी तरफ से कुछ हम सुनते हैं, साइट के ऊपर बताते हैं कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल उसको करवाता है। ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल है क्या? नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। 1972 में इसको एस्टेब्लिश मिला था। और जहाँ जहाँ भी निर्माण क्षेत्र में, फैक्ट्री में, दोनों को ही मॉनिटर करती है। मीन्स फैक्ट्री एक्ट को भी और BOCW एक्ट को भी। जहाँ जहाँ काज चल रहा है, जो अच्छे काम करते हैं उनको मोटिवेट करती है। ओके, मीन्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवार्ड मिलता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी अच्छी काम कर रही है, तो आपको नेशनल लेवल पे अवार्ड मिलता है। उसमें अच्छा काम किस तरीके से सर? वो रिलेटेड सेफ्टी या सेफ्टी सेफ्टी से रिलेटेड जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें आपको अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे 1-2 बार मैं ये आपको मैं बतला दूं आप नॉलेज के लिए कि विज्ञान भवन में यहाँ पे 2-4 बार मैं अवार्ड
सेरेमनी में मैं गया हूँ, जहाँ पर नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अवार्ड हुआ है। और वहाँ पे हम जिस कंपनी में पहले प्रोजेक्ट में था, उनको अवार्ड भी मिला है नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से। ठीक। इसका पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस अवार्ड के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है। पहला रिक्वायरमेंट यही होता है कि आपका साइट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए जो रिपोर्टेड हो। रिपोर्टेड इंसिडेंट उसको बोलते हैं यदि किसी को साइट पे चोट लगा और 48 आवर्स के अंदर उस साइट पे रिपोर्ट नहीं किया तो उसको रिपोर्टेड बोलते हैं। यानी आपका यदि आप काम कर रहे हो, आप 48 आवर्स के बदला अपना ड्यूटी दोबारा रिज्यूम नहीं किए हैं तो रिपोर्टेड हो गया, तब आप उस अवार्ड के लिए अप्लीकेबल नहीं है आपका प्रोजेक्ट। मीन्स कहने का है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि कोई किसी को कुछ घटना नहीं घटे। सर, आपने इतनी जानकारियां दी, बहुत अच्छा। तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर या इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है? जनरली ऐसा सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम लोग पूछते हैं, हमसे ही पूछा जाता था जब मैं जूनियर था। इसी वजह से ये सवाल हमने पूछना चाहा कि सभी सेफ्टी ऑफिसर है ना सोचते हैं कि हम साइट के ऊपर जाएं, क्या ट्रेनिंग ही करें या हम क्या करें जाके, या लोगों के पीछे भागे, क्या करें। मतलब वो खुद इस चीज से सोचते हैं। आदमी उनका प्रोजेक्ट मैनेजर या उनका इंजीनियर बोलता है, अरे जाओ भाई परमिट बना लो, अरे भाई ये कर लो, ऐसा कर लो। मतलब जो काम एक इंजीनियर का होता है वो एक सेफ्टी ऑफिसर को बोला जाता है कि आप परमिट बना लो, आप ये बना लो, या आप हाउसकीपिंग करवा लो। इस तरीके के काम बोले जाते हैं। तो एज पर BOCW एक्ट उसकी क्या क्राइटेरिया है जो उसी क्राइटेरिया से वो काम करे वहां पे? अलग अलग ओपिनियन है संजीव जी इसके ऊपर। अलग अलग कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले जाने इस फोरम में। अलग अलग कंपनी का अलग अलग नियम है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें बोलता है कि सब चीज डिपेंड करता है कि वर्क का सिविलिटी कैसा है। यदि आप वर्क हाइट का कर रहे हो, कन्फाइन स्पेस का कर रहे हो, तो उसमें सेफ्टी ऑफिसर को आप मोबिलाइज नहीं कर सकते दूसरे काम के लिए। यदि आप अंडरग्राउंड काम करवा रहे हो तो वहां पर मोबिलाइज नहीं कर सकते। वहां पे आपको सेफ्टी ऑफिसर को डिप्यूट करके रखना है। जहां तक आपने पूछा परमिट, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में जो छोटी छोटी कंपनियां, वो नेम सेक के लिए सेफ्टी ऑफिसर को रखती है। क्लाइंट का प्रेशर होता है, लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना है, इसलिए सेफ्टी ऑफिसर रखती है। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना चाहिए सुबह में जाकर, तो हमको ही मालूम होना चाहिए कि कितना मैन फोर्स है हमारे साथ में। मीन्स जो हम हैंडल करें, कितने लोगों को हैंडल कर रहे हैं। यदि हम 10 आदमी को ही हैंडल कर रहे हैं तो अपना रोल बदल जाएगा। यदि हमको 500 आदमी के ऊपर रख दिया गया कि 500 आदमी के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर है, जैसे गवर्नमेंट का रूल बोलता है कि 500 आदमी के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, BOCW एक्ट बोलता है, उसके तहत आपका रोल बदल जाता है। उसमें वही मैं फिर बोलूँगा कि आपका रोल, आपको ट्रेनिंग दे के अपने साइट इंजीनियर को बतलाना है कि परमिट कैसे भरना है, उनको असिस्ट करना है, और आपको मेंटेन करना है कि वो लोग उसके अनुसार काम, आपका जो अप्रूव्ड प्लान है, जो क्लाइंट का अप्रूव्ड प्लान है, उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। आप बोल सकते हो कि टूल बॉक्स करना है, ट्रेनिंग करना है, स्क्रीनिंग करना है, बहुत सारा काम आ जाता है। सर, ये साइट पर कितनी तरह के एक्सीडेंट होते हैं? साइट पे मेनली 4 तरह से एक्सीडेंट को हम डिफाइन करते हैं। नियर मिस, डेंजरस ऑकरेंस, रिपीटेबल इंजरी और फैटल। सर, अगर साइट के ऊपर कोई ऐसी घातक दुर्घटना हुई है तो उस समय सेफ्टी ऑफिसर का सबसे पहला काम क्या होगा? मतलब कोई ऐसी अगर दुर्घटना होती है तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा सबसे पहले, या वहां पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है इसके लिए। हर एक साइट पे एक फर्स्ट एड डिपार्टमेंट होता है, उसमें फर्स्ट एडर होते हैं। यहाँ भी वर्कर 500 से कम हैं या जिस साइट पे, वहाँ पे फर्स्ट एडर होते हैं। जहाँ पे 500 प्लस है वहाँ पे MBBS डॉक्टर होते हैं। ये रूल बोलता है। यदि आप
किसी को चोट लगती है साइड पे, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है। वो ट्रीटमेंट कौन देगा? क्वालिफाइड फर्स्ट एडर देता है। और यदि उस साइट बड़ा है तो डॉक्टर रहेगा, एमबीबीएस डॉक्टर रहेगा, वो उसको ट्रीटमेंट देगा। उसके बाद वो उसका सिवियरिटी देखेगा कि क्या है। फिर जितने भी साइट होते हैं नियर बाई हॉस्पिटल से टाई अप होते हैं, वहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ विक्टिम वहां पे उसको रेफर किया जाता है। ये तो सर हमारा जो एक विक्टिम के टेक केयर करने का आपने बताया। बिल्कुल। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं साइट के ऊपर एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, सडनली वहीं पे कुछ गिर गया, कुछ ऐसा हुआ, आदमियों को भी चोट लगी, तो वहां पे एकदम से तुरंत क्या एक्शन होना चाहिए? वहां पे उस जगह पे आदमियों को तो वहां उठाएंगे, उठाने के बाद में जो ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर तुरंत अगर एकदम से तुरंत अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो उसको फर्स्ट एड सेंटर में भेज दीजिए। फर्स्ट एड एम्बुलेंस बुला के वो एरिया को बैरिकेड कर दीजिए, कॉर्डन कर दीजिए कि प्रॉपर इंक्वायरी हो सके। ठीक। कि रूट कॉज, यदि हम जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करवाओ, यूरिन टेस्ट करवाओ बीमारी की जड़ में जाने के लिए, वैसे ही हमको साइट पे भी यदि कोई घटना घटती है तो हमको रूट कॉज में जाना है कि आखिर क्यों हुआ। तो हम सर के साथ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर एक चीज बतलाइए कि अगर एक साइट के ऊपर जब एक्सीडेंट होता है तो हम उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इसको पुलिस रिपोर्ट की जाए या नहीं की जाए, इसकी वो एमएलसी मेडिको लीगल केस ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब एक कंफ्यूजन बना हुआ है और वहाँ पे उनके परिवार वाले भी ये सोचते रहते हैं कि उनका केस होना चाहिए, हमें एफआईआर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ऑडियंस को ये सब चीज़ें बताइए कि क्या करना चाहिए। जो विक्टिम है उसको चोट लगा, उसने शॉर्टकट किया तो चोट लगा, उसको कहीं ना कहीं सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया या अनसेफ एक्ट करके, अनसेफ कंडीशन करके, जो भी रीजन रहा हो उसको चोट लगा, या मैनेजमेंट का गलती हो या पर्सनल उसका गलती हो। लेकिन यदि हम बाय रूल नहीं जाएंगे, जो कंपनी का रूल, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत हम नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली के साथ चीटिंग अपने फैमिली के साथ चीटिंग हो रहा है। ठीक। मींस उसमें भी शॉर्टकट ले रहे हैं। कंपनी क्या करेगी, जहां पे विक्टिम काम कर रहा था वो कंपनी क्या करेगी, 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, इसको मैनेज कर दो। लेकिन बाय रूल जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा वो अमाउंट मिलने में, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट मिलेगा। और उससे ही बड़ी बात है कि एक फैमिली को एक जीत का अनुभव होगा कि हमने बाई केस रह के अपने हस्बैंड को, जिसका भाई खोया, अपने भाई को न्याय दिलवाया, न्याय मिला उसको। सर सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में आपने जितना भी बताया वो हमारी ऑडियंस समझ रही है। एक चीज बताइए कि जब कोई नया वर्कर भर्ती होता है उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी को लेने होते हैं, क्या क्या उनके प्रूफ चाहिए होते हैं, और सेफ्टी डिपार्टमेंट को उन प्रूफ में क्या क्या चीज़ें लगाने होंगे, जो अपने पास फाइल में क्या क्या रिकॉर्ड रखने होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को बताइए। उनको जब कोई भी आदमी न्यू ज्वाइन करता है तो सेफ्टी को सबसे पहले उनका एज चेक करना है, वो एज के हिसाब से आया है कि नहीं है। क्योंकि साइट पे क्या है कि कहीं से आया, आधार कार्ड लेके आया, उनका आधार अंडर एज भी आदमी आकर लग जाता है, तो उस पर ध्यान देना। यदि न्यू कमर है, बिल्कुल कहीं काम नहीं किया है, तो उनको उस आधार पे काम पे लगवाना है, एक्सपीरियंस लेटर चेक करना है, उसका सेफ्टी को इंडक्शन प्रॉपर करवाना है। साइट पे क्या होता है कि फॉर्मेलिटी होता है इंडक्शन के नाम पे, लोगों को प्रोजेक्ट टीम को जल्दी रहता है, जाओ जल्दी इंडक्शन करवा के लाओ, 10 मिनट में कर देना, सेफ्टी को बोला जाए 10 मिनट में कर देना। प्रॉपर इंडक्शन होना चाहिए यदि साइट पे जा रहे हैं। हर एक साइट का अपना एक कैरेक्टर होता है, आप सब लोग जो काम करें आपको मालूम होता है कहाँ पे क्या है। कंस्ट्रक्शन साइट है, निर्माण क्षेत्र में रात में सीन बदल जाता है, आज यहाँ पे गड्ढा है कल वहां पे हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है। तो प्रॉपर इंडक्शन होना चाहिए। एक न्यू वर्कर को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे मेडिकल रूम है, कहाँ पे असेंबली पॉइंट है, कहाँ पे फायर पॉइंट है, ये सब मालूम होना चाहिए। उनकी उस ढंग से ट्रेनिंग देना है। सर क्या कंपनियां किसी भी वर्कर को बिना आईडी प्रूफ के भर्ती कर सकती है? मतलब कोई उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो क्या ऐसा काम वर्कर से करवा सकती है? बिल्कुल नहीं करवा सकती है। कैसे मिलेगा? ज्वाइनिंग प्रूफ के बिना क्यों? कुछ भी, कोई भी हो सकता है। यदि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, ज्वाइनिंग प्रूफ नहीं है, तो टेररिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नियम ही नहीं है। और जहाँ तक मेट्रो सिटी में हम लोग काम करते हैं, मेट्रो सिटी में तो ऐसा नहीं होता है। ये सब काम रूरल एरिया में होता होगा, अर्बन एरिया में नहीं होता है ऐसा काम। कि उसके यदि ऐसा कंपनियां कोई किसी को डायरेक्ट काम पे लगती है तो डेट इज क्राइम। दिल्ली के लिए तो क्राइम है। मैं नहीं बतलाऊंगा कि अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए क्राइम है कि ऐसा काम हम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम आईडी प्रूफ होने, आधार कार्ड, लाइसेंस होने के बाद भी आपको बहुत सारा क्राइटेरिया आपको प्रूफ करने के लिए आप वहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता। अर्बन में नहीं हो सकता, गांव में चले, लेकिन वहाँ भी नहीं करवाना है आपको। सर, पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने ये सेफ्टी के बारे में यार लोगों को बताया। मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी सेफ्टी में जुड़ूँ। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को सेफ्टी के बारे में जानने के लिए, एक तो आपसे जान गया, और उसमें मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी सेफ्टी में जाने के लिए। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हर एक वर्ग के लोगों को बुलाया इस फोरम में। थैंक यू सर। स्टूडेंट भी हैं, मैनेजमेंट के लोग भी हैं, सेफ्टी के लोग भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे बैठे हुए, उनके सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। अच्छी बात है। सबसे पहले जो अभी मोहित के सवाल का मैं जवाब दूंगा। मोहित ने किया, अभी मैट्रिक पास किया है, अभी सेफ्टी में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। सेफ्टी में कैरियर बनाने के लिए सेफ्टी जो आता है बाबू, दिल से आना चाहिए। मैं पहले ही बतलाया अपने इंट्रोडक्शन में कि एक निस्वार्थ सेवा है, आपको करना है। कहीं ना कहीं आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन डॉक्टर का रोल, इंजीनियर नहीं हो, इंजीनियर का रोल करना है। और हर एक तरह का रोल आपको करना, हर एक चीज़ आना चाहिए आपको। यदि ऐसा आप इसके लिए तैयार हो तो आप सेफ्टी में आओ। सेफ्टी में आने के लिए आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा फील्ड को कि आप कौन सा फील्ड में लेते हो। मीन्स आप कोई भी इंजीनियर बन सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर भी सेफ्टी में आते हैं, केमिकल इंजीनियर भी आते हैं, सिविल इंजीनियर भी आते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग करके आप सेफ्टी में आ सकते हो। इसके अलावा आप आगे की पढ़ाई के लिए सेफ्टी में कुछ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं लेवल लॉ के तहत। जैसे यहाँ पे दिल्ली में आप रहते हो तो RLI फरीदाबाद है, वहाँ से आप कोर्स करो 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा। उसका बाद आप सेफ्टी में आओ, अच्छा प्रोफेशनल बन के निकलोगे। इंटरनेशनल कोर्सेज भी होते हैं सेफ्टी में, जैसे निवोस हो गए, ओसाज हो गए, ये सब IOS हो गए हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स करो निवोस का, आपको ग्रेड मिलेगा उसमें। ये डिप्लोमा करते हो तो आप गल्फ और यूरोपियन कंट्री में अच्छे सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हो। ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो मतलब ये आपको अपडेट करना है। आप मास्टर बनना है, हर एक फील्ड का नॉलेज लेना है, तो सेफ्टी में एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपने आप में ऐड करना है। तो आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है। इस फील्ड में आने के लिए आप हमेशा पढ़ने के लिए तैयार हो। यदि आप पढ़ोगे, नॉलेज मिलेगा, तभी आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रभात जी का, संजीव जी का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से हमारे जो वर्कर लोग हैं या हम जो प्रोजेक्ट या सेफ्टी में जो लोग हैं, अपनी बातों से अवेयर, जागरूक करवाया कि सेफ्टी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सेफ्टी या सिक्योरिटी ये एक ही चीज़ नहीं है, बहुत डिफरेंस होता है इनमें। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने बात की कि जो कि 500 वर्कर के बीच में एक सेफ्टी ऑफिसर का चुनाव होता है सर, एक एज पर गवर्नमेंट जो रूल है, एज पर गवर्नमेंट जो एक्ट है सर। लेकिन अभी आपने बात ये भी करी कि जो मोबिलिटी है, जहाँ पे मतलब हम कुछ ऐसी जगहों पे जब जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे खतरा है और वहाँ पे रुकना भी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर को, लेकिन फिर हम पाते हैं कि अब 500 लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर का नियुक्ति नहीं होना चाहिए सर? अभी मेरे को लग रहा है कि कोई टावर क्रेन लगा हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अब मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत दूर तक जाना है, बहुत लंबा साइट है, 500 लोगों को मैं देखते हुए जाऊंगा और कहीं कोई घटना घट गई
तो मैं कैसे ये जज कर पाऊं कि 500 लोगों के बीच में ही एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए? जो BOCW एक्ट में मेंशन है कि 500 लोगों पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि 500 लोगों पे एक सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए। जॉब कितना क्रिटिकल है उसके हिसाब से सेफ्टी सुपरवाइजर आपको देना है साइट पे। जहां तक आप बोल रहे हैं कि बहुत लंबा साइट है, एक सेफ्टी ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा? एक सेफ्टी ऑफिसर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर एक जगह जाए। आपको लोगों को प्रॉपर ट्रेन करना है, ट्रेनिंग दे के उनको हर एक आदमी को एज ए सेफ्टी इंजीनियर साइट पे बिहेव करना है। कंपनी को फाइनेंशियल कंडीशन देखना भी है, यानी उसमें भी हमको देखना है। सिर्फ सेफ्टी इंजीनियर ही रहेंगे तो कैसे काम होगा साइट पे? इसीलिए हमको क्या करना है कि लोगों को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग दे के उनको ऐसा बना देना है कि सब लोग एज ए सेफ्टी इंजीनियर काम करें। जो अपने प्रोफेशन में आता है, जो हम लोग सेफ्टी में नईम जी हैं, संजीव जी हैं, हम लोग ट्रेनिंग का काम करते हैं कि एवरीबडी एज ए वर्क एज ए सेफ्टी इंजीनियर। आपको इतना कम्युनिकेशन होना चाहिए उन लोगों के साथ में। सेफ्टी में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं भी घटना घटा आपको मालूम होना चाहिए कि कब घटना घटा, कितना पहले घटना घटा। सर, यहाँ मैं आया सेफ्टी की अदालत में, मुझे बहुत अच्छा लगा। खासतौर पे संजीव जी और प्रभात सर ने जो जिक्र किया उससे बहुत सीखने को मिला। मैं खुद सेफ्टी से हूँ। मेरा एक सवाल है प्रभात सर आपसे कि इंडिया में जो है रोडवे सेफ्टी जो है, अभी रोडवे सेफ्टी पे आपने जिक्र किया था, तो कार अगर चलती है, सपोज कि एक कार में बैठकर आदमी जा रहा है, तो क्या कार में मैंडेटरी है कि आगे के सीट पे ही बेल्ट होना चाहिए, उस बेल्ट को ही मेंटेन करना है? जो पीछे लोग बैठा है, पीछे के जो सीट है, उस सीट पे क्या बेल्ट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं? यहाँ कारों में बेल्ट ऑलरेडी होता है, लेकिन क्या है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आगे वाले को पकड़ती है, पीछे वालों को नहीं। ऐसा क्यों? मिस्टर नईम ने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है इनका कि इंडिया में जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें इतना लिबरेंट क्यों है इंडिया गवर्नमेंट? इनका सवाल मेनली सवाल है कि सीट बेल्ट सिर्फ आगे के लोग ही क्यों लगाते हैं कार में, सिर्फ ड्राइवर ही क्यों लगाएगा, या ड्राइवर के जो बगल में बैठे वही क्यों लगाएंगे, क्यों लगाते हैं, उसके पीछे वाले क्यों नहीं लगाते हैं? तो इंडिया में आपको बतला दूं नईम जी कि जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है 2019 में हुआ है। कितने साल बाद हुआ है मालूम है? 30 साल के बाद अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। यानी इतने सारे रोड बन गए 30 साल में, इतना सारा फ्लाईओवर बन गया, इतना ब्रिज बन गया, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कितने साल बाद हुआ? 30 साल के बाद। तो हम लोग जैसे आपने बताया कि डेवलप कंट्री में चारों तरफ सेफ्टी, मतलब आगे भी सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, पीछे भी सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं। इंडियन कार में भी दोनों तरफ सेफ्टी बेल्ट दिया गया है। और जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, आपको बतला दूं कि उसमें आपको पहनना है सीट बेल्ट पीछे भी। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें धीरे धीरे लोग घटना घटने के बाद सीखते हैं। अभी आगे के लोग पहनना स्टार्ट किए हैं। आप देखेंगे जब अमेंडमेंट पूरी तरह लागू हो जाएगा, जो 2019 में व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, उसमें पीछे के लोग ही पहनते हुए आपको मिलेंगे। प्रभात सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस कार्यक्रम सेफ्टी की अदालत में पहुंचकर हमारे ऑडियंस को और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारे ऑडियंस के जो सवालों के जवाब दिए, उसके लिए हमारी ऑडियंस बहुत खुश है और वो अपने सवालों से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ सीख कर जा रहे हैं जो उनको अपने कैरियर में कभी सामने आए वो सवाल, और उनको पता ही नहीं चला। शायद उन्होंने हर जगह उस सवाल को ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन उसका जवाब ना मिलने की वजह से यहाँ पे जो सवाल पूछा गया और आपने जो जवाब दिया, उससे संतुष्टि इनको मिली। और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्कर तक पहुंचाइए जो उनको बहुत अच्छी जानकारी मिले कि साइट के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाता है। वहाँ सेफ्टी ऑफिसर जो आपका रहता है साइट के ऊपर, वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। उस दोस्त के साथ आप घुल मिल कर रहिए, कुछ भी पूछिए उससे, आप कोई भी बात पूछिए, वो आपको बताने के लिए तैयार खड़ा है।
तो इसी के साथ हम आज का ये सेफ्टी की अदालत प्रोग्राम अभी के लिए समाप्त करते हैं। तो बी सेफ, गो होम सेफ। थैंक यू।